इमेजिन कीजिए आज जो आप और मैं एग्जिस्ट करते हैं वो एक छोटी सी कहानी का रिजल्ट है जो 20 बिलियन अरबों एक धमाके से शुरू हुई थी। यस, बिग बैंग से। अगर आपको इवोल्यूशन बोरिंग लगता है तो सोचिए ये आपके खुद की कहानी है। हाउ यू केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो हम यहाँ समझते हैं पहले ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ है 20 बिलियन ईयर अगो। ये जो यूनिवर्स है वो गैलेक्सीज का क्लाउड था, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज से मिलकर बना हुआ था। ये गैलेक्सीज क्या है? तो गैलेक्सीज आर मेड अप ऑफ स्टार्स, क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट। बिग बैंग थ्योरी यूनिवर्स के ओरिजिन को एक्सप्लेन करता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, धीरे धीरे करके अर्थ एक्सपेंड किया, टेम्परेचर डाउन होता गया, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस का फॉर्मेशन हुआ। ये गैसेस अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन कंडेंस होती गई और गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ। और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 4.5 बिलियन ईयर अगो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। शुरू में अर्थ एक बर्निंग बॉल थी जिसमें से कुछ गैसेस निकल रहे थे, जैसे मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। सन से आने वाले यूवी रे के प्रोजेक्ट्स में वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक करता है और ब्रेक करके बनाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है ये लाइटर होने की वजह से एस्केप कर जाता है, अर्थ सरफेस को छोड़ कर निकल जाता है स्पेस में। और जो ऑक्सीजन है दैट कंबाइंड विद द मीथेन एंड अमोनिया एंड फॉर्म द डिफरेंट कंपाउंड लाइक CO2, वाटर एंड अदर कंपाउंड। ओजोन का भी फॉर्मेशन हुआ। और ये जो वाटर वेपर है वो धीरे धीरे करके जैसे अर्थ कूल होता गया, इस वाटर वेपर का केम टू द अर्थ एज रेन की फॉर्म में वो अर्थ सरफेस पर आई और जो अर्थ में डिप्रेशंस थे उसमें वो इकट्ठा होने लगी और धीरे धीरे करके ओशन का फॉर्मेशन हुआ। तो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था 4.5 बिलियन ईयर अगो। और अर्थ बनने के बाद कितना? 500 मिलियन ईयर के बाद, अर्थ बनने के 500 मिलियन ईयर के बाद लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है। सो एक बर्निंग रॉक से लाइफ तक का सफर। क्या आप बिलीव कर सकते हो कि ओशन ने पहली बार जिंदगी को जन्म दिया? जी हाँ। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। लाइफ की ओरिजिन को लेकर के कई सारी थ्योरीज हैं। तो उसमें पहला थ्योरी है थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इसके अकॉर्डिंग लाइफ का फॉर्मेशन गॉड ने किया है। गॉड के अपने सुपर नेचुरल पावर से लाइफ को फॉर्म किया। सेकंड थियरी है थियरी ऑफ पांसपर्मिया या कॉस्मोजोआ। तो इसके अकॉर्डिंग किसी दूसरे प्लैनेट से या स्पेस से कुछ स्पोर्स हैं जो अर्थ पर आए और यहाँ पर वो जर्मिनेट करके लाइफ का फॉर्मेशन किए। लेकिन ये थ्योरी भी डिस्कार्डेड है। क्यों? क्योंकि उस समय कोई मीडियम नहीं था कि स्पोर ट्रैवल कर सके, तो स्पेस से अर्थ में आया कैसे? तो ये भी डिस्कार्डेड है। फिर नेक्स्ट थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इसके अकॉर्डिंग कचरे से, मड से, नॉन लिविंग थिंग से लाइफ खुद ब खुद बनती है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया गया कि एक शर्ट को वीट ग्रेन के साथ में लपेट करके कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाए बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में, तो कुछ दिनों के बाद वहां पर कुछ चूहे दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसा माना जाता था कि इस चीजों से, यानी कि शर्ट और वीट ग्रेन से चूहे प्रोड्यूस हो गए, इसने चूहे को प्रोड्यूस किया, है ना। वैसे ही कहीं ब्रेड का टुकड़ा पड़ा है तो उस पर फंगस लग गए, तो ये माना जाता था कि वो ब्रेड का टुकड़ा जो कि यहाँ पर नॉन लिविंग हो गया है उससे फंगस का फॉर्मेशन अपने आप हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं होता। और इस थियरी को रिजेक्ट किया लुइस पास्चर ने। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया दैट लाइफ ऑलवेज कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो पास्चर ने एक स्वान ने एक फ्लास्क लिया, इसमें शुगर और इस सोल्यूशन को डाल करके इसे उबाल करके स्टरलाइज कर लिया। इस स्वान ने की क्वालिटी ये है कि इसमें एयर तो एंटर कर सकता है लेकिन कोई डस्ट पार्टिकल या माइक्रोब्स इसमें एंटर नहीं कर सकते। वही दूसरा फ्लास्क लिया जिसकी ओपनिंग बिल्कुल वो एयर में वो एक्सपोज थी, ठीक है, उसमें स्वान नहीं है, दैट इज एक्सपोज टू एयर। तो यहाँ पर एयर भी एंटर कर सकता था, माइक्रोब्स भी एंटर कर सकते थे आराम से। और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो फर्स्ट फ्लास्क है स्वान मिल्क फ्लास्क, उसमें कोई भी माइक्रोब्स, कोई भी लिविंग माइक्रोब्स इवॉल्व नहीं हुए हैं। वहीं दूसरे फ्लास्क में लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुए। उन्होंने बताया कि स्पोर्स है वो एयर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। जब उन्हें कोई न्यूट्रिएंट सोल्यूशन मिल जाता है तो उसमें वो गिर करके जर्मिनेट होते हैं। तो इसका मतलब
लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, जो ये अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया। और अब नेक्स्ट थियरी है थियरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, जिसको दिया था ओपेरॉन और हेल्डेन ने, तो इसे हम ओपेरॉन हेल्डेन थियरी भी कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग लाइफ का फॉर्मेशन प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से हुआ है। दिस थ्योरी स्टेट दैट लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यानी यहाँ पर लाइफ का केमिकल इवोल्यूशन हुआ है। एंड द प्रिमिटिव अर्थ कंडीशंस लाइक वेरी हाई टेम्परेचर, वोल्केनिक स्टॉर्म and reducing atmosphere that contain methane, ammonia, hydrogen, water vapor. This favors the chemical evolution of life. अगर मैं आपको बोलूं कि टेस्ट ट्यूब में लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाए जा सकते हैं, शॉकिंग लगेगा ना? जी हाँ, एक साइंटिस्ट ने ऐसा कर दिखाया, मिलर और यूरे ने। तो 1953 में मिलर और यूरे ने प्रिमिटिव अर्थ जैसा एक्सपेरिमेंट सेटअप किया। उन्होंने एक फ्लास्क में मिथेन, अमोनिया, वाटर वेपर और हाइड्रोजन लिए, जो कि एक रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर को रिप्रेजेंट करता है, और उस समय के टेम्परेचर को, यानी कि 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वहां पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज सेटअप किया, इलेक्ट्रोड्स लगाए, एंड ही ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड। ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट अदर साइंटिस्ट ने भी किया, और उन्होंने इस सेटअप में शुगर, नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन देखा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन देखा। और ये सारे क्या है, हमारे जैसे डीएनए, आरएनए है, न्यूक्लिक एसिड, तो इसके लिए यूनिट क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, नाइट्रोजनस बेस है, इससे मिलकर के बनता है न्यूक्लियोटाइड, देन उससे मिलकर बनता है आपका डीएनए। तो इन सब का फॉर्मेशन वहां पर मिला, यानी कि लाइफ का फॉर्मेशन नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ही हुआ है, ये प्रूफ होता है मिलर के एक्सपेरिमेंट से। सो मिलर्स एक्सपेरिमेंट सपोर्ट द थियरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। मतलब लाइफ की फैक्ट्री चल रही है एक इलेक्ट्रिक लैब में। सो फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ ओरिजिनेटेड 3 billion year ago in the form of RNA and protein, and the first cellular life originated 2 billion year ago in aquatic environment. Abiogenesis means first form of life arose from non-living molecule through evolutionary process, and this is accepted by many scientists. अब थोड़ा रिकॉल करते हैं। फर्स्ट थियरी आपने पढ़ी थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, सेकंड थियरी थी थियरी ऑफ कॉस्मोजोआ और पांसपर्मिया, थर्ड थियरी आपने पढ़ी थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस, और नेक्स्ट है थियरी ऑफ बायोजेनेसिस, एंड देन आपने पढ़ा केमिकल इवोल्यूशन, ओपेरॉन हेल्डेन थियरी, जिसको सपोर्ट किसने किया, मिलर एक्सपेरिमेंट ने। मिलर एक्सपेरिमेंट 1953 में किया गया था। यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ 20 बिलियन ईयर अगो, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ 4.5 बिलियन ईयर अगो। और सोचो अगर आप टाइम ट्रेवल करके 3 बिलियन ईयर पहले चले जाओ, तो आपको कोई प्लांट और एनिमल नहीं मिलेगा, सिर्फ माइक्रोस्कोपिक आरएनए और प्रोटीन का वर्ल्ड मिलेगा। क्या वाकई इवोल्यूशन हुआ है? तो आइए हम एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। द स्टडी ऑफ फॉसिल इज नोन एज पैलेंटोलॉजी। फॉसिल अर्थ के पास्ट लाइफ का रिकॉर्ड होता है, जैसे आर्क्योप्टेरिक्स, ये एक ऐसा फॉसिल है जिसमें बर्ड और रेप्टाइल दोनों के ही कैरेक्टर्स मिले। इससे ये पता चलता है कि बर्ड्स का इवोल्यूशन रेप्टाइल से हुआ है। अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट लेयर में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल मिले। जितना ज्यादा डीपर लेयर है, उतना ही ज्यादा पुराना वो ऑर्गेनिज्म का फॉसिल होगा। जितना डीपर लेयर का फॉसिल होगा, वो उतना ही ज्यादा पुराना ऑर्गेनिज्म होगा। नेक्स्ट है कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। तो सबसे पहले हम समझते हैं होमोलॉगस ऑर्गन के बारे में। होमोलॉगस ऑर्गन्स, द ऑर्गन विद सेम स्ट्रक्चर एंड ऑरिजिन बट डिफरेंट फंक्शंस आर नोन एज होमोलॉगस ऑर्गन्स। जैसे फोर लिम्ब ऑफ ह्यूमन, फोर लिम्ब ऑफ हॉर्स, फोर लिम्ब ऑफ व्हेल, फोर लिम्ब ऑफ बैट, इन सबका जो ओरिजिन है, स्ट्रक्चर है, वो सेम है, बट इन सबके फंक्शंस अलग हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा। इन दोनों की जो ओरिजिन है वो सेम है, दोनों ही स्टेम से ओरिजिनेट किए हैं, लेकिन दोनों के फंक्शंस अलग हैं। जैसे बोगनविलिया में जो थॉर्न है वो प्रोटेक्ट करता है आपको ग्रेजिंग से, है ना, प्रोटेक्ट करता है, जबकि टेंड्रिल का काम क्या होता है, वो फ्लाइंग बॉस होता है, प्लांट ग्रोथ में हेल्प करता है।
So homology indicate common ancestry, means it represent divergent evolution, जिसमें सभी का origin और structure तो सेम है, लेकिन वो डिफरेंट नीड्स के अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को अडेप्ट कर लेते हैं। सो इम्पॉर्टेंट है, एचडी से याद रखिएगा, जो होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। होमोलोगस, डाइवर्जेंट, एच डी। अब नेक्स्ट है एनालॉगस ऑर्गन्स। तो ऐसे ऑर्गन्स जिसका ओरिजिन और स्ट्रक्चर्स तो अलग अलग होते हैं, लेकिन वो सेम फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। और जो एनालॉगस ऑर्गन्स हैं वो कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ए सी एनालॉगस, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो यहाँ ए सी और एच डी याद रखना है आपको। एग्जाम्पल्स को समझते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स के, जैसे हम एग्जाम्पल ले पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो की। अब पोटैटो क्या है बेटा? पोटैटो है स्टेम, स्टेम मॉडिफिकेशन है, जबकि स्वीट पोटैटो वो क्या है? रूट। तो इन दोनों में ऑरिजिन तो अलग है, एक स्टेम से बना और एक रूट से बना है, लेकिन दोनों के फंक्शंस क्या है? सेम है। दोनों का फंक्शन है फूड स्टोर करना, तो दोनों ही फूड को स्टोर करते हैं, फंक्शंस आर सेम बट ऑरिजिन इज स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है विंग्स, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स। अब दोनों में देखिए, बर्ड्स का जो विंग्स, दोनों का ओरिजिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन दोनों सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दैट इज ऑफ फ्लाइंग। दोनों ही फ्लाई करने का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड आईज ऑफ ह्यूमंस। तो आप ले लो, तो दोनों में जो ओरिजिन है, जो स्ट्रक्चर है वो अलग होगा, लेकिन दोनों का काम क्या है? लाइट को डिटेक्ट करना। नेक्स्ट है बायोकेमिकल एविडेंसेस। तो बायोकेमिकल एविडेंस, जैसे कि अब एग्जांपल ले साइटोक्रोम सी, ये सेलुलर रेस्पिरेशन में की रोल प्ले करता है। और ये जो साइटोक्रोम सी है वो सारे ही एनिमल्स, सारे ही ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, और इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन सभी में सेम होता है। नेक्स्ट, अगर हम डीएनए की बात करें, आरएनए की बात करें, तो लगभग सारे ऑर्गन में सेम मिलते हैं। जैसे हम ह्यूमन को चिंपैंजी से कंपेयर करें तो 99% तक हमारे डीएनए चिंपैंजीज के डीएनए बिल्कुल सेम होते हैं। इसका मतलब हम भी कहा, हमारे इंसेस्टर कौन है? चिंपैंजी है, तो हम उनसे इवॉल्व हुआ है, ये भी कह सकते हैं। तो बायोकेमिकल एविडेंसेस से भी पता चलता है कि इवोल्यूशन हुआ। नेक्स्ट इज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। अर्नेस्ट हेकल ने बताया कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से भी इवोल्यूशन का प्रूफ मिलता है। उन्होंने देखा कि सभी वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियोज, जैसे कि फिश, फ्रॉग, बर्ड्स, ह्यूमंस, इन सभी के एम्ब्रियोज शुरुआत में एक जैसे फीचर्स ही रखते हैं, जैसे कि गिल स्लिट का होना। ये गिल स्लिट केवल फिश में ही फंक्शन होती हैं, पर ह्यूमंस और अदर एनिमल्स में थोड़ी देर के लिए ही बनती है और बाद में डिसअपीयर हो जाती है। तो अर्नेस्ट हैकेल ने कहा ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी। इसका मतलब है एक ऑर्गेनिज्म का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट उसके इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का एक छोटा सा रिपीट होता है। लेकिन कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर ने इस प्रपोजल को डिसअप्रूव कर दिया। उन्होंने बताया एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल्स। मतलब जब कोई ऑर्गेनिज्म का एम्ब्रियो डेवलप होता है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ टाइम के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रियो जैसा लगता है, बट वो दूसरे एनिमल के एडल्ट फॉर्म जैसा कभी नहीं होता। जैसे ह्यूमन एम्ब्रियो अर्ली स्टेज में फिश एम्ब्रियो जैसा लग सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ह्यूमन एम्ब्रियो पहले फिश बनता है और फिर जाकर के ह्यूमन बनता है। ठीक। सो ओल्ड कॉन्सेप्ट है ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी, और मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है? एम्ब्रियोज रिसेंबल एम्ब्रियोज नॉट एडल्ट्स। तो ये था इवोल्यूशन का पार्ट 1, और अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट पे जरूर लिखेंगे। ठीक है? ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। ठीक है? सो बाय बाय।